नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं झारखंड से। झारखंड की राजधानी रांची में 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का आगाज 5 जनवरी 2025 को होगा। रांची के मोरहाबादी और खेलगांव स्थित स्टेडियम में 2 फरवरी तक होने वाले इस नेशनल स्कूल गेम्स में देश के विभिन्न राज्यों की टीमें भाग लेंगी। राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता की तैयारी के बारे में राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने जानकारी दी। निदेशक ने बताया कि 5 जनवरी की शाम 4 बजे मोरहाबादी स्थित भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन द्वारा खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जाएगा। समारोह में मंत्री के अलावा विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह, खेल निदेशक संदीप कुमार समेत शिक्षा एवं खेल विभाग के अन्य पदाधिकारी और खेल संघों के पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं प्रतियोगिता को लेकर टीमों का रांची आना शुरू हो गया है। रांची पहुंच रहे देश के विभिन्न राज्यों की टीम का परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। लोटा पानी और झारखंड के ट्राइबल गमछे के साथ टीमों का अभिनंदन कर खिलाड़ियों को पुष्पमाला पहनाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। आज देश भर से सभी 35 टीमें रांची पहुंच जाएंगी। उनके ठहरने और चिकित्सा सेवा की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। निदेशक शशि रंजन ने बताया कि व्यवस्था संभालने के लिए 17 समितियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन समितियों के कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 2024 से 25 के अंतर्गत एथलेटिक्स, टेनिस, साइकिलिंग और हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन रांची में होगा। इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने रांची में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का थीम सॉन्ग खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया को शुक्रवार को लॉन्च किया। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के निर्देशानुसार बनी थीम सॉन्ग के बोल एम मुदस्सर ने लिखे हैं। वहीं इस गीत को संगीतकार रोहन देव पाठक ने अपने सुरों से सजाया है। थीम सॉन्ग के विजुअल में अब तक राज्य में आयोजित हुए राज्य स्तरीय खेलों, झारखंड प्रतियोगिता एवं राष्ट्रीय स्कूली खेल के दृश्य दिखाई देंगे। प्रतियोगिताओं का आयोजन झारखंड राज्य की राजधानी रांची में होने वाली है और ये सारी जो प्रतियोगिताएं हैं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI के द्वारा झारखंड राज्य को मेजबान राज्य के रूप में घोषित किया गया है। और इसमें पहला जो इवेंट है, पहली प्रतियोगिता एथलेटिक्स की अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स की। यह प्रतियोगिता 5 तारीख को मोरहाबादी के जो एथलेटिक्स ग्राउंड है वहां से प्रारंभ होगी, वहां उद्घाटन होगा। माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जाएगा दोपहर में 3 बजे 5 तारीख को। और ये पहली प्रतियोगिता होगी एथलेटिक्स अंडर 19 की। उसके बाद जो यह 5 तारीख से 8 तारीख तक चलेगी, उसके बाद एथलेटिक्स की ही प्रतियोगिता अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स की, यह भी उसी सेम वेन्यू पर 11 तारीख से लेकर 14 जनवरी तक होगी। उसके बाद टेनिस अंडर 19 बालक एवं बालिका की प्रतियोगिता 17 जनवरी से 19 जनवरी तक टेनिस स्टेडियम मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलगांव रांची में होगी। झारखंड में इन दिनों किसानों से निर्धारित सरकारी दर 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद हो रही है। सरकार ने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। इन सबके बीच भाजपा ने धान को क्रय की दर को लेकर सवाल उठाते हुए हेमंत सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी में किसानों को इंसाफ देने की मांग करते हुए कहा है कि पिछले 2 वर्षों के सुखाड़ के बाद राज्य में इस वर्ष धान की अच्छी फसल हुई है। किसानों को मेहनत का अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद राज्य सरकार से थी। हेमंत सरकार में शामिल दलों ने चुनाव से पूर्व 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का आश्वासन दिया था, लेकिन राज्य सरकार अपने वादे से पलट गई। आज राज्य में 2300 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद और 100 रुपए बोनस के साथ 2400 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद हो रही है। राज्य सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि अभी तक पूरी तरह से
जिलों में धान क्रय केंद्र ही नहीं खोले गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने राज्य में अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हालत यह है कि वित्त मंत्री अपने क्षेत्र से धान क्रय केंद्र का बिना उद्घाटन किए ही बैरंग वापस लौटने को मजबूर हैं। राज्य में जहां केंद्र खुले भी हैं, उसमें कई स्थानों पर ताले लटके मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लक्ष्य का 15% धान भी अब तक नहीं खरीद सकी है। इसके साथ ही राज्य सरकार इसमें भी धान को गीला बताकर प्रति क्विंटल 10 से 15 किलो की कटौती कर रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार ने धान खरीदी की प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। राज्य सरकार की उदासीनता के कारण किसान दलाल और बिचौलियों के चंगुल में आने को मजबूर है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि किसान अपनी मेहनत से उपजाया फसल को 1800 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर हैं। बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दलाल बिचौलिए धान खरीद के लिए बाइक से गांव-गांव घूम रहे हैं। दलाल बिचौलिए सीधे ट्रक लेकर गांव तक पहुंच जा रहे हैं और किसानों से कम कीमत पर धान खरीद रहे हैं। को लाभ कैसे मिले उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रही है। और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो बगल में पड़ोस के उड़ीसा राज्य है, वहां 2100 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीद रही है, मैंने बोनस को जोड़ करके। और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी सरकार खरीदारी कर रही है और वहां तो 15 नवंबर से ही खरीदारी भी प्रारंभ किए हैं। तो अभी तक की वहां की जानकारी ले रहे थे तो उन्होंने काफी बड़ी संख्या में धान की खरीदारी की और झारखंड में तो मात्र 15% से जो लक्ष्य की तुलना में उन्होंने खरीदारी की। और इसलिए हम सरकार से फिर से हम मांग करेंगे। नए साल में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्यवाही की है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रांची के सदर सीओ मुंशीराम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मुंशीराम को उनके कार्यालय से ही गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद मुंशीराम के घर पर भी छापेमारी की गई है, जिसमें 11,42,000 रुपए बरामद हुए हैं। रांची के सदर सीईओ मुंशीराम रांची के रहने वाले एक व्यक्ति से उसकी जमीन की मापी को लेकर 37,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में की थी, जिसके बाद डीएसपी स्तर के अधिकारियों के द्वारा मामले की पड़ताल की गई है, जिसमें सच्चाई पाई गई। मामले की तफ्तीश के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुरुवार को रांची के कचहरी स्थित मुंशीराम के कार्यालय में छापेमारी की और 37,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उसे रंगों हाथ गिरफ्तार कर लिया है। सीओ को गिरफ्तार करने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पुष्पांजलि अपार्टमेंट स्थित उसके घर पहुंची और वहां भी छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को मुंशीराम के घर से 11,42,000 नकद बरामद किए गए हैं। आज भी इस बात पर कायम है हम लोग मार्च के बाद मॉडल दुकान खोलेंगे और हर हाल में खोलेंगे। मॉडल दुकान में उन उपभोक्ताओं के लिए जो उपभोक्ता रिजर्व रह करके, जो बड़ी भीड़ भाड़ से बचते हुए एक ग्राहक के रूप में जाएंगे और उसकी सारी सुविधा उसको हम लोग उपलब्ध कराएंगे आवश्यकता अनुसार। दुकानों में जो अधिक पैसा लिया जाता है, कोई अधिक पैसा नहीं लिया जा रहा है, लिया जा रहा था। बोलिए अभी भी कहीं अभी सुधार हुआ। इस बात को भी स्वीकार करिए कि अभी सुधार हुआ है। इस बात को भी आपको स्वीकार करना पड़ चाहिए कि सुधार हुआ है, लेकिन अगर कहीं शिकायतें मिल रही है तो लगातार उस पर ऑपरेशन किया जा रहा है। विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति बेरमो के साथ सीसीएल, ढोरी, बीएनके और कथारा प्रबंधन की वार्ता शुक्रवार को कल्याण मंडप करगली में हुई। घंटों चली वार्ता विफल रही। वार्ता में तीनों क्षेत्र के अधिकारी और विस्थापित प्रतिनिधि उपस्थित थे। साथ ही सीसीएल मुख्यालय रांची से आए हुए महाप्रबंधक समिति के महासचिव काशीनाथ केवट ने समिति की मांगों को प्रबंधन के समक्ष रखा। इस पर प्रबंधन ने सहमति के लिए समय मांगा है और 6 जनवरी से तीनों एरिया में आहत बेमियादी चक्का जाम आंदोलन वापस लेने का आग्रह किया। पूजा महतो ने कहा कि 2 दिनों के अंदर हेडक्वार्टर से वार्ता कर हमारी 10 सूत्री मांगों को मान लिया जाता है तो ठीक है, अन्यथा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 6 जनवरी से बेरमो कोल्यांचल के तीनों एरिया में अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। सीसीएल के महाप्रबंधक ढोरी जीएम
रंजय सिन्हा ने कहा कि विस्थापितों को कंपनी की आरआर पॉलिसी के तहत नौकरी, पुनर्वास और मुआवजा दिया जाएगा। सीएसआर योजना से गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विस्थापित को पेप कार्ड निर्गत कर चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी। उसमें प्रबंधन के लोग निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। हमने यह भी कहा कि आप बता दो कि हमारी मांग गलत है, हमारा गृहांश गलत है। इस पर उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपका मांग बिल्कुल वाजिब है। तो बिल्कुल वाजिब है और ये लोग लागू भी नहीं कर पाते हैं। ये लोग अपने को असहाय महसूस कर रहे थे। हमने कहा कि यदि आप असहाय महसूस कर रहे हैं तो आपके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, अफसर हैं, आप उनको बुला लीजिए ताकि बात सहूलियत हो सके। बेरमो पुलिस ने कपड़ा दुकान में आग लगाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जिरीडीह बाजार का है, जहां बीते 20 दिसंबर 2024 को एक रेडीमेड कपड़े की दुकान गुंजन गारमेंट्स में अभियुक्त संतोष लाल उर्फ बाकी लाल ने कपड़े की दुकान में आग लगा दी थी। घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद अभियुक्त संतोष लाल अपने गांव फरार हो चुका था, लेकिन गुप्त सूचना के अनुसार पता चला कि वह अपनी मां से मिलने के लिए जिरीडीह बाजार आ रहा है। इसके बाद गांधीनगर थाना पुलिस बेरमो रेलवे स्टेशन पहुंचकर अभियुक्त संतोष लाल उर्फ बाकी लाल को धर दबोचा गया, जिसके बाद उसे तेनूघाट जेल भेज दिया गया है। देवघर के नगर थाना अंतर्गत कस्टर्ड टाउन के पास एक मोहल्ले में बंगाल की रहने वाली एक महिला की छत विच्छत स्थिति में डेड बॉडी मिली। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि महिला की मौत कई दिन पहले ही हो चुकी थी। जब लाश से दुर्गंध आने लगी तो लोगों ने घर का दरवाजा तोड़ा तो देखा कि महिला मृत पड़ी है। लाश देखने के बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जानकारी और जांच में जुट गई है। शव को अपने कब्जे में पुलिस ले चुकी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक महिला का नाम ब्यूटी राणा है और वो एक निजी अस्पताल में आईसीयू इंचार्ज के रूप में काम करती थी। वहीं घटना को लेकर नगर थाना के थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि महिला की मौत 5 से 6 दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं हो पाई। लेकिन शुक्रवार को देर शाम जब मकान मालिक अपने मकान का निरीक्षण करने पहुंचा तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से घर का दरवाजा तोड़ा तो महिला को लाश देखा। और स्थानीय लोग यह भी अंदेशा लगा रहे हैं कि महिला पारिवारिक समस्याओं से ग्रसित थी या फिर किसी के दबाव में थी, तभी उसने अपने घर को अंदर से बंद करके ऐसी घटना को अंजाम दिया। यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि अत्यधिक ठंड के कारण महिला की मौत हो गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का स्पष्ट कारण पता चल पाएगा। बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में भोपाल से लाए गए यूनियन कार्बाइड के कचरे के विरोध के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देर रात एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनता को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके हितों और सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और इसलिए निर्णय लिया गया है कि जनभावना को कोर्ट के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत का आदेश आने तक पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा नहीं जलाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने अदालत के आदेश के अनुरूप सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ही कचरे को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रांसपोर्ट किया था। कोर्ट ने डेडलाइन दी थी कि कचरे को 4 जनवरी से पहले तय जगह पर भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मौजूदा हालातों का संज्ञान लिया है और ऐसे में अगर सुरक्षा के मापदंडों पर जनता के बीच किसी तरह का खतरा या भय की भावना पैदा होती है तो राज्य सरकार इस विषय को अदालत के समक्ष रखने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा इस संबंध में कोर्ट का आदेश आने के बाद ही आगे कोई कार्यवाही की जाएगी। धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में भोपाल से लाए गए यूनियन कार्बाइड के कचरे का विरोध बढ़ता जा रहा है। इसके विरोध में घोषित बंद को शुक्रवार को व्यापक समर्थन मिला है। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। वहीं विरोध में शामिल 2 युवकों ने खुद पर पेट्रोल डाल आग लगा ली। फिलहाल उन्हें इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार सुबह से ही पीथमपुर के बाजार बंद रहे।
चाय पानी की दुकानें बंद रखकर रहवासियों ने इस बंद को समर्थन दिया है। इस मामले में भी सियासत जोर पकड़ रही है। धार के लाठीचार्ज पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेर लिया है। एमपी कांग्रेस ने पूछा है, क्या मध्य प्रदेश में लोकतंत्र शेष है या नहीं। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का जहरीले कचरे जलाने का विरोध करने पर लाठी। एमपीपीएससी के खिलाफ आंदोलन पर युवाओं को जेल। इस सरकार ने विरोध को केवल दमन करना ही सीख लिया है। मोहन सरकार के अराजक राज में हक अधिकार की बात करना दुश्वार है। वहीं धार में यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर हुए लाठीचार्ज पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कचरा अब हानिकारक नहीं है और घटना के 25 साल बाद भी इसका असर खत्म नहीं हुआ है। पीथमपुर में भी कचरे को जलाने से कोई नुकसान नहीं है, इसलिए वहां के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस यूनियन कार्बाइड के नाम पर राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार बहुत ही संजीदा है इस विषय को लेकर के। सरकार कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाने जा रही है जिससे आम जनता को यहाँ क्षति हो, उनके जीवन को खतरा है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच की गई है। जांच करने के बाद ही इसको यहाँ लाया गया है। मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ आगे कदम उठाया जाएगा, आप सबकी सहमति और आप सबको बता के ही किया जाएगा। बट आज जो कानून व्यवस्था कैसे निर्मित हुई है, इस संबंध में आप सबसे मेरा कहना है और मेरा पहले आग्रह है कि आप लोग कानून को अपने हाथ पे मत लीजिए। हम और कलेक्टर साहब पीथमपुर मौके पे हैं। आप सबकी बात हम लोग सुनने को तैयार हैं, आपसे बैठ के बात करने को तैयार हैं। जो इसके टेक्निकल पॉइंट है, जो इसकी आम सहमति की बात है, जो साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच की गई है, सारी बातें आपको बताई जाएगी, आपको कन्विंस किया जाएगा और उसके बाद ही इसमें आगे कदम लिया जाएगा। ऐसा सरकार ने भी कल मीटिंग में आश्वस्त किया है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ न्याय पद यात्रा शुरू की गई। कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा षड्यंत्र पूर्वक निरस्त की गई सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की निर्माण की मांग की है। एनएमडीसी नगरनार स्टील प्लांट विनिवेशीकरण के विरुद्ध स्थानीय बेरोजगारों को एनएमडीसी में नौकरी देने, प्लांट से प्रभावित गांवों के लोगों को सीएसआर राशि देने और एनएमडीसी का मुख्यालय जगदलपुर में लाने की मांग की गई है। इन्हीं मांगों को लेकर कांग्रेस की नगरनार खुटपतर से जगदलपुर तक विशाल छत्तीसगढ़ न्याय पद यात्रा भी प्रारंभ की गई है। मुकेश चंद्राकर युवा पत्रकार है और बीजापुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी जान को रिस्क लेकर उन्होंने पत्रकारिता ईमानदारी साथ उन्होंने किया है और मेरा भी अच्छा मित्र, छोटा भाई जैसा रहा। हर चीज में बहुत सारी चीजें संवाद होती है। निश्चित रूप से हमने एक युवा पत्रकार और ईमानदार सजग पत्रकार को हमने बुलाया है। इसके लिए जितना बड़ी निंदा की जाए वो कम है और अपराधी जो भी हो इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बात करेंगे बिहार की। कैमूर में अपराधी नववर्ष पर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। सुबह एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के फकराबाद गांव की है। घटना का कारण लड़की से छेड़छाड़ी का बताया जा रहा है। रात के वक्त करीब आधा दर्जन लोग फकराबाद निवासी अमित कुमार के जन्मदिन पार्टी में इकट्ठा हुए थे, जहां लड़की से छेड़खानी को लेकर आपस में विवाद हुआ था। पार्टी खत्म होने के बाद लौटने के क्रम में दोनों पक्षों में फकराबाद में फिर से विवाद हुआ, जिसमें गोली लगने से नौशाद अंसारी नाम के युवक की मौत हो गई। एसडीपीओ ने बताया कि घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है। घटना स्थल से 2 खोखा बरामद किया गया है। अब तक 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और एफएसएल टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। जांच में पता चला है कि अभियुक्त और मृतक पक्ष के सभी सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। पूर्व में साथ में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं एवं जेल भी जा चुके हैं। आज चैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लगभग सुबह करीब 2 से 3 बजे के बीच एक युवक की गोली मारकर हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। हम लोगों ने सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल जो भी लोग अभियुक्त थे उनको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। अब तक अनुसंधान में जो हम लोग को पता चला है उसमें है कि इसमें शामिल जितने भी अभियुक्त हैं सभी लोग आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है। ये लोग मिलकर एक कोई बर्थडे पार्टी कर रहे थे, वहाँ पे इन लोगों के बीच कोई झड़प हुई थी और उस पार्टी के उपरांत ये सभी वापस घर लौट रहे थे। उसी क्रम में फकराबाद मोड़ पर एक जो चौराहा है वहाँ पर रोड पे फिर इन दोनों के बीच दोबारा इन लोगों के बीच झड़प हुई है।
जहां पर एक जो अभियुक्त है उनके द्वारा गोली मार दी गई, जो मोहम्मद नौशाद करके हैं चांद थाना क्षेत्र के, उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोगों ने इस घटना में शामिल जो भी लोग अभियुक्त हैं उसको हम लोगों ने चिन्हित भी कर लिया है और अब तक हम लोगों ने इस घटना में प्रयुक्त जो बाइक है उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज के 75 वर्षों के इतिहास में पहली महिला प्राचार्य प्रोफेसर रमा के जीवन के 60 वर्ष पूरे होने पर हंसराज कॉलेज की विभिन्न समितियों द्वारा पुस्तक लोकार्पण हुआ। साथ में कवि सम्मेलन और राम की शक्ति पूजा नाटक के मंचन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कॉलेज के एल्यूमिनाई नवीन जिंदल, कार्यक्रम अध्यक्ष वरिष्ठ ओज कवि हरिओम पवार अडानी समूह के सलाहकार और वरिष्ठ ICP केसरी APN न्यूज की एडिटर इन चीफ राजश्री राय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर प्रोफेसर रमा की जीवन यात्रा को रेखांकित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवीन जिंदल ने कहा कि प्रोफेसर रमा की जीवन यात्रा अनुकरणीय है। वरिष्ठ ओज कवि हरिओम पवार जी ने कहा कि प्रोफेसर रमा साहित्य, संस्कृति और भारतीय मूल्यों की प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं। APN न्यूज के एडिटर इन चीफ राजश्री राय ने उन्हें महिला सशक्तिकरण की प्रतिनिधि हस्ताक्षर बताते हुए उनके पत्रकारिता क्षेत्र में किए गए विशिष्ट अवदान पर प्रकाश डाला। रमा मैम मेरी सीनियर हैं। मैं IIMC की छात्रा रही हूँ, मेरी एल्यूमिनाई हैं और मेरी सीनियर हैं। जब हम लोगों ने उस संस्था में मैंने एडमिशन लिया तो हमें बताया गया है कि एक रमा नाम की लड़की बड़ी ही तेज तर्रार हुआ करती थी और वैसा बनना चाहिए। क्योंकि हम लोग लड़कियां थे तो हमारे सामने कुछ उदाहरण रखे गए थे सीनियर्स के, उसमें एक रमा मैम की लड़की का उदाहरण आया था। बाद में पता चला कि ये रमा मजाज की जो लाइनें हैं, जो पंक्तियां हैं रमा मैम आपके ऊपर बिल्कुल ही सही हैं कि तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। आपने आंचल भी माथे पे रखा और परचम भी फहराया। परचम महिलाओं की इज्जत का, महिलाओं के सम्मान का, ज्ञान का, अधिकार का, और आंचल जो हमारी भारत माँ का आंचल है। तो दोनों का सम्मिश्रण जो आपने किया रमा मैम, आप शतायु हो। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। संभल में शाही जामा मस्जिद के नजदीक बन रही पुलिस चौकी को वक्फ संपत्ति बताए जाने के दावे की जांच में तो इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचे जाने की बात सामने आई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इस विषय में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कुछ कागजात सौंपे गए थे। उस मामले में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जिसमें SDM, CO और EO थे। उसमें 20 लिस्ट विभिन्न वक्फों की थी जो कि दिशा और दशा से मेल नहीं खाते हैं। उसके अनुसार संभल कस्बा भी वक्फ के अंदर आ रहा है, जिसमें संभल के थाना, पुलिस चौकी, सभी कार्यालय भी उसी के अंदर आ रहे हैं। वक्फ के कागजात रजिस्टर्ड नहीं थे और जांच में फर्जी पाए गए। इस मामले में पुलिस द्वारा संभल थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिन लोगों ने फर्जी कागजात तैयार किए हैं और कागजों में छेड़खानी की है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। चौबीस नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में SP KK बिश्नोई पर गोली चलाने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से तमंचा, कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में उसने बवाल में फायरिंग और पुलिसकर्मियों की बाइकों में आग लगाने की बात कबूली। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल में हिंदूपुरा खेड़ा में SP कृष्ण कुमार बिश्नोई पर गोली चलाई गई थी। बृहस्पतिवार को गोली चलाने के आरोपी नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला दीपा सराय निवासी शाजेब उर्फ शाजाब उर्फ टिल्लन गिरफ्तार किया गया है। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें जब 12 बजे के आसपास दंगाइयों को खदेड़ते पुलिस की टीम, जिसमें मेरे साथ में अन्य लोग भी थे, तब एक छत से फायर हुआ था हिंदूपुरा खेड़ा सेक्टर में। उसमें जो मुख्य अभियुक्त साजेब उर्फ तिल्लन है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कल थाना नखासा से जेल भेजा गया है। यह व्यक्ति लंबे समय तक हाइडिंग में रहा। जब से इसको पता चला कि पुलिस खुफिया सूचना के आधार पर उसको ढूंढ रही है, पहले ये दिल्ली में कुछ दिन लक्ष्मी नगर में रहा, फिर उसके बाद जहांगीरपुरी सेक्टर में रहा, लेकिन पुलिस ने समय रहते मुखबिर की सूचना पे इसको गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा गया है। इसके पास से 12 बोर का तमंचा और जो कार्ट्रिज, उसके पास से 2 कार्ट्रिज भी मिले हैं। अंबेडकर नगर के टांडा
तहसील क्षेत्र में फिरोजपुर गांव में टीकाकरण के बाद 3 माह के जुड़वा बच्चों की मौत हो गई है। इस मामले में मृतक बच्चों के परिजनों ने शिकायत की। जांच में लापरवाही मिलने पर सीएमओ ने आशा बहू सरोज यादव को बर्खास्त कर एएनएम सीमा वर्मा को निलंबित कर दिया है। साथ ही टांडा सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर दिनेश वर्मा को स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं डीएम ने मृतक परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। मामला टांडा तहसील के फिरोजपुर गांव का है, जहां 26 दिसंबर को टीकाकरण कैंप लगाया गया था। गांव निवासी अनिल कुमार के 3 माह के जुड़वा बेटों रीति और रियांश को वहीं पर ओपीवी पेंटा 1 रोटा 1 पीसीवी टीका लगाया गया। 27 दिसंबर की शाम 5 बजे रियांश की घर पर ही मौत हो गई। उस वक्त टीकाकरण को लेकर शिकायत नहीं की गई थी। बहरोजपुर गांव में 2 बच्चों की मौत हुई, उसके कल संज्ञान में आया था। तो उसके बाद में हमारे एसीएमओ, डिप्टी सीएमओ और अन्य जो एसएमओ, डब्ल्यूएचओ और अन्य चिकित्सा अधिकारी वहां जांच करने गए, जहां पाया गया कि 2 बच्चों की मृत्यु हुई है। और उसकी फिर जांच में ये था कि बच्चों की मृत्यु के बाद में आशा वगैरह और एएनएम वगैरह ने उन्होंने देखभाल में थोड़ी लापरवाही बरती, जिसके लिए उन पर कार्रवाई की जाएगी। आशा को हमने बर्खास्त कर दिया है, एएनएम सस्पेंड कर दी गई हैं और एमओआईसी जो है टांडा, उनका स्थानांतरण कर दिया है। पीलीभीत जनपद में नकली खाद और नकली सीमेंट के बाद अब वजन बढ़ाने के लिए एवरेस्ट स्टोन क्रशर पर काली राख मिलाकर मिलावटी रेत भी बनाई जा रही है। सूचना पर अमरिया एसडीएम के द्वारा बिना परमिशन के चल रहा एवरेस्ट स्टोन क्रशर पर छापा मारा गया और मौके पर ही काली राख को बरामद किया गया। एसडीएम अमरिया मयंक गोस्वामी के द्वारा रेत का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीलीभीत जनपद की तहसील अमरिया क्षेत्र के ग्राम मुडालिया गोसू में बिना परमिशन के चल रहा एवरेस्ट स्टोन क्रशर पर उत्तराखंड से बड़े पैमाने पर काली राख लाकर रेत में मिलाई जा रही थी। मुखबिर के द्वारा यह सूचना अमरिया उप जिलाधिकारी मयंक गोस्वामी को मिली, जिस पर उप जिलाधिकारी मयंक गोस्वामी ने रात में ही एवरेस्ट स्टोन क्रशर पर छापेमारी की। इस दौरान मौके पर ही कई 100 ट्रक काली राख मिली है। स्टोन क्रशर पर रात में बड़े पैमाने पर रेत में काली राख मिलाई जा रही थी। काली राख वाली मिलावटी रेत का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने में स्टोन क्रशर मालिक अवधेश पटेल के ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गाजीपुर के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के बड़ौरा मिल के पास शुक्रवार की देर शाम 9 बजे 2 बाइकों की आमने सामने भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइकों के परखच्चे उड़ गए। बाइक सवारों में किसी ने हेलमेट नहीं लगाया था। दोनों बाइकों के बीच भीषण टक्कर से निकली आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए, जहां ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कासिमाबाद ले गई, जहां डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया है, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।